अल्लाह ईश्वर के नाम के साथ जो सृष्टिकर्ता, निर्माता, अत्यंत कृपाशील और दयावान हैं। मैं मुमताज़ नज़ीर शेख सभी रिस्पेक्टेड स्पीकर्स और रिस्पेक्टेड ऑडियंस का दिल की गहराइयों के साथ आज के इस वेबिनार में इस्लामिक ग्रीटिंग्स के साथ स्वागत करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। May the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you all. आज का हमारा ये वेबिनार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर रखा गया है। आज के हमारे इस वेबिनार का विषय है वुमेन्स डिग्निटी फाउंडेशन ऑफ अ पीसफुल एंड हार्मोनियस सोसाइटी। नारी सम्मान, शांतिपूर्ण व गरिमापूर्ण समाज की नींव। आज के हमारे इस प्रोग्राम का आरंभ हम ईश्वर वाणी से करेंगे और ईश्वर वाणी आपके सामने पेश करने के लिए मैं सदफ़ अंसारी साहिबा को आमंत्रण देती हूँ कि वो आए और हमारे सामने कुरान के श्लोक पढ़कर इस महफ़िल का आगाज़ करें। कुरान की आयत में है नूर हिदायत, कुरान की आयत में है नूर हिदायत, आ जाओ सुनो ये है पैगाम निजात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द व औरत दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और रिश्ते व कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O mankind, fear your Lord, who created you from one soul, and created from it its mate, and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah, through whom you ask one another, and the wombs. Indeed, Allah is ever over you an observer. माशाल्लाह, बहुत खूब सदफ़ अंसारी साहिबा, जज़ाकिल्लाह खैर। आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिन जो है वो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को मनाने का एक विश्व मंच है। इस दिन महिलाओं को समानता के बारे में शिक्षा दी जाती है और लोगों में जागरूकता जो है वो बढ़ाई जाती है। इसके साथ जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो मतलब अपील भी की जाती है कि उनका साथ दिया जाए ताकि वो जो है वो तरक्की करें। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनके अधिकार जो है वो सिर्फ शब्द बनकर रह जाएंगे।
आज समाज और सरकार दोनों मिलकर बहुत सारे प्रयास कर रही हैं कि महिलाओं को जो है वो उनका अधिकार मिले, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। लेकिन ये योजना उस वक्त तक सफल नहीं होगी तब तक कि हम अपने अंदर वो बदलाव नहीं लाते, हम अपनी सोच जब तक नहीं बदलते तो ये समाज जो है वो बदल नहीं सकता। एक शांतिपूर्ण समाज वही होता है जहाँ सम्मान और न्याय हो। यदि समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं तो वहाँ शांति और प्रगति संभव नहीं। अल्लामा इकबाल ने बहुत ही खूब कहा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ दरूं। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए जयश्री चौधरी साहिबा को आमंत्रण देती हूँ कि वो आए और अपना टॉपिक पर जो है वो अपने ख़यालात का विचार करें। इनका टॉपिक है वुमेन्स डिग्निटी, अ फाउंडेशन फॉर पीसफुल सोसाइटीज़। शांतिपूर्ण समाज की नींव महिलाओं का सम्मान। जयश्री चौधरी साहिबा एक रिटायर्ड टीचर हैं। इन्होंने कई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। इनको जो है वो इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है और भी बहुत से अवार्ड इनके पास इनको मिले हैं। और एक बहुत अच्छी शिक्षिका होने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छी कवयित्री भी हैं। इनकी कविताओं के लिए भी इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। और मैं जयश्री चौधरी साहिबा को आमंत्रण देती हूँ कि वो आएँ और अपनी बात पेश करें। शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। जयश्री चौधरी साहिबा। नमस्ते, मैं जयश्री चौधरी बांद्रा पूर्व से आप सभी सहेलियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देना चाहती हूँ। शांतिपूर्ण समाज की नींव महिलाओं का सम्मान, इस विचार पर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहती हूँ। स्वतंत्रता, समानता, बिरादरी यानी भ्रातृत्व, इन सिद्धांतों पर ही आज के समाज की रचना होनी चाहिए और यह आज के विचार की धारणा है। जब एक ज़माने में जंगल राज हुआ करता था तब माइट इज राइट इस सूत्र पर दुनिया चलती थी। इसके उपरांत पद, पैसा, प्रतिष्ठा के तहत आदमी आदमी में भेदभाव किया जाने लगा। तो नारी की शोचनीय स्थिति का अंदाजा लगाना कुछ कठिन नहीं। जिन लोगों में दूसरों को कुचलने की अधिक ताकत होती है वही बलवान हुआ करता है और वही गरीबों का, दलितों का, कमज़ोर लोगों का शोषण करता है और इन्हीं का तो राज चलता है। ऐसे समाज रचना में नारी को अबला समझा जाता है। ऐसे समाज में नारी के प्रति आदर, सम्मान कुछ भी मायने नहीं रखता। आदि मानव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कृषि क्रांति के पश्चात मानव जीवन को स्थैर्य आने लगा, लेकिन नारी की भूमिका में कुछ बदलाव नहीं आया। उसकी परिस्थिति में कुछ भी सुधार नहीं आया। शेक्सपियर के ज़माने की एक कहावत है, मैन इज़ फॉर द फील्ड एंड वुमन इज़ फॉर द निडल। ऐसा कहा जाता था। आज भी चूल्हा चौका संभालना, बच्चे पालना, यही नारी का प्रथम और परम कर्तव्य माना जाता है। और इस विचार के लोग इस भारतवर्ष में भी कम नहीं हैं।
घर की दहलीज लांघ कर आदमी कहीं भी जा सकता है, कभी भी घर वापस आ सकता है, लेकिन यह सहूलियत नारी को कभी प्राप्त नहीं होती। क्यों? यह प्रश्न भी जटिल है। नारी के सुरक्षा का यह प्रश्न है, नारी के सम्मान का यह प्रश्न है। क्या उसकी सुरक्षा समाज नहीं कर सकता? क्या हम महिलाओं का आदर नहीं कर सकते? क्या हम महिलाओं की तरफ आदर भाव से नहीं देख सकते? नारी तो आज घर में भी सुरक्षित नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम ऐसे कहा जाता है, और इस उक्ति का हिंदी में सरल अर्थ यह होता है कि परोपकार की शुरुआत घर ही से होती है। तो चलिए नारी को सम्मान देते और सम्मान देने की बात हम करते हैं। नारी का सम्मान अपने ही घर से तो होना चाहिए। अपने घर के लड़कों को चाहिए कि वे घर की दादी, माँ, बुआ, मौसी, बहन तथा घर में काम करने वाली सेविकाओं का भी सम्मान करें। घर के बुजुर्ग, घर के पुरुष अगर सम्मान के नज़र से घर की नारी को देखते हैं तो सभी लोग नारी का घर के बाहर भी आदर कर सकते हैं। नारी का अनादर कोई भी नहीं करेगा, और इस प्रकार की शिक्षा समाज में प्रवाहित होती है। और यह भी जानना ज़रूरी है कि घर के बाहर नारी का सम्मान ज़रूर होना चाहिए। नारी को नारायणी कहा जाता है। वह तो जीवन जननी है। सृजनता उसकी बड़ी ही शक्ति है। नारी परिवार की नींव रखती है। अपनी कोख में 9 महीने अपने बच्चे का जतन करती है। पति का वंश आगे बढ़ाती है। इसी अवस्था में पूरे घर संसार का अच्छी तरह से ख्याल भी रखती है। अगर वह नौकरी करती है तो भाग दौड़ कर वह कार्यालय समय पर पहुंचती है। यही नारी भविष्य के प्रगति की बागडोर भी संभालती है। नारी के किन किन गुणों का हम वर्णन करें? करुणा, ममता, मृदुता, स्नेह, शांति, इस सभी गुणों का नारी एक प्रतीक है। अगर अधेड़ उम्र में किसी पति के पत्नी का मृत्यु हो जाता है तो पति पूरा टूट जाता है, स्वयं को संभाल नहीं पाता। लेकिन एक विधवा बड़े ही हिम्मत से अपने परिवार की बागडोर संभालती है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का ध्यान रखती है, अपने दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करने की वह क्षमता रखती है। एक किसान हार जाने पर क्या करता है? एक किसान हार जाने पर फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेता है, लेकिन एक विधवा ऐसे कर नहीं सकती। वह संयमी, शांत होती है, अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल कर वह हर प्रश्न का हल निकालती है। और इसी कारण अधिकतर महिलाएं अपने परिवार का ध्यान पूरा का पूरा रखती है। ऐसे महिलाओं का अपने परिवार में और समाज में क्यों आदर न किया जाए? इस दुनिया में आज तक हम लोगों ने
बड़े संग्राम और मानव संहार देखा है। युद्ध करने वाली किस नारी का नाम आप लोगे? संहार के सभी शस्त्र और अस्त्र आदमी के हाथ में दिखाई दिए हैं, लेकिन नारी शस्त्र कब लेती है? नारी अपने हाथ में शस्त्र तब थाम लेती है जब वह अन्याय के प्रति लड़ने की कामना मन में रखती है। शांति प्रस्थापित करने की मनीषा उसके मन में पूरी तरह रहती है, और इसीलिए नारी भी शांति का प्रतीक ही है, ऐसा हम लोग समझते हैं। इंदौर की महारानी अहिल्या देवी का नाम किसने नहीं सुना है? अहिल्या देवी होळकर मराठा साम्राज्य की महान शासिका, दूरदर्शी और न्यायप्रिय रानी रही। महेश्वर उनकी राजधानी थी। पति और ससुर के निधन के बाद इन्होंने इंदौर की बागडोर अच्छी तरह से संभाली। शांतिपूर्ण समाज प्रस्थापित करने का इनका योगदान बहुत ही बड़ा रहा है। पूना से उन्हें चुनौती देने वाले राघोबा पेशवा को उन्होंने तीखे शब्दों में एक पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था, अगर इस युद्ध में आप मुझे परास्त करोगे तो दुनिया आपकी जय जयकार नहीं करेगी, पर मैं आपको परास्त करती हूँ तो आप दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। यहाँ ही नारी की शक्ति दिखाई देती है। यह पेशवा उल्टे कदम वापस लौट गए। अहिल्या देवी ने न्यायप्रिय शासन प्रस्थापित किया। भारत में हर जगह मंदिरों और घाटों का जीर्णोद्धार किया। महिला सेना का निर्माण किया। महिला सशक्तिकरण किया। महेश्वर को व्यापार का बड़ा केंद्र बनाया। आज हम महिलाएं महेश्वरी साड़ी बहुत अच्छी तरह से पहनती है और हमें अच्छी लगती है। महेश्वर को व्यापार का एक बड़ा केंद्र उन्होंने बनाया। महेश्वरी साड़ियों के उद्योग को बहुत ही बढ़ावा दिया। शांतिपूर्ण वातावरण की तो यह बात ही अलग है। जाते जाते और एक सशक्त महिला का मैं नाम लेना चाहती हूँ। वह थी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय क्रांति की माता जिन्हें कहा जाता है, वह थी मादम कामा। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में विदेशी प्रतिनिधियों के सामने उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फैलाया था। आज भारतीय महिला पुरुषों के कंधों से कंधा लगाकर अंतरिक्ष में विहार करती है, दौड़ लगाती है। हर एक क्षेत्र में वह अग्रसर रहती है। इस धरती पर वही एक है जो पूरे जगत को शांति का पाठ पढ़ा सकती है। नर और नारी एक ही रथ के तो दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा। दोनों का दुनिया में समसमान योगदान रहा है और यह हमें भूलना नहीं चाहिए। आज नारी आत्मनिर्भर हो चुकी है। इसीलिए मैं बार बार कहूँगी, दोहराना चाहूँगी, शांतिपूर्ण समाज की नींव ही है
महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान। जाते जाते कुछ पंक्तियां। नारी है एक रचना प्यारी, नारी है एक रचना प्यारी, कुदरत की यह देन है न्यारी। नारी है एक रचना प्यारी, कुदरत की यह देन है न्यारी। ममता करुणा का यह सागर, ममता करुणा का यह सागर, प्रेम स्नेह से भारी सी घागर, प्रेम स्नेह से भारी सी गागर। दो सम्मान, दो सम्मान इस देवी को, दो सम्मान इस देवी को, जो सजाए रखे इस धरती को, जो सजाए रखे इस धरती को। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है जयश्री साहिबा। नारी है एक रचना प्यारी, कुदरत की ये देन है न्यारी। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री चौधरी साहिबा। इसके बाद मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, संचार माध्यम में स्त्री का प्रतिनिधित्व, आवाहन और कर्तव्य, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं एडवोकेट वासंती नालावड़े को आमंत्रण करती हूँ। आप जो है वो पुणे शहर में 1987 से एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और साथ में पुणे बार एसोसिएशन की मेंबर भी है। आप एक बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर हैं और बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप जुड़ी हैं। कुछ के नाम मैं लेती चलूँ। स्टेट सेक्रेटरी फॉर एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ महाराष्ट्र, मेंबर ऑफ लोक शासन आंदोलन, मेंबर ऑफ एक्सपर्ट कमेटी SOS चिल्ड्रंस विलेज। साथ ही आप वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ भी जुड़ी हुई हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, वक्त हमको इजाज़त नहीं देता कि आपका पूरा जो है वो काम हम बताएं। मैं एक शेर के साथ आपको आवाज़ देती हूँ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। ॲडव्होकेट वासंती नालावडे। आपला भारत देश हा लोकशाही व्यवस्थेचा देश आहे. शासन, प्रशासन, न्यायपालिका आणि प्रचार प्रसार माध्यमं हे आपल्या लोकशाहीचे 4 स्तंभ आहेत असे आपण मानतो. प्रचार प्रसार माध्यम हा चौथा पिलर आहे जो आपल्याला सहजासहजी लक्षात येत नाही, पण त्याचे अस्तित्व मात्र आपल्याला समजून घ्यावं लागतं किंवा त्याचा प्रभाव मात्र सतत जाणवत असतो. त्यासाठी आपलं जे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभाचे 4 सिंह असणारा जे काही आपलं राष्ट्रीय चिन्ह आहे त्याचं थोडंसं इथे आपण आठवण काढू आणि त्यावरनं हे लक्षात येईल की हे 4 पिलर्सचं नेमकं मी उदाहरण का घेते समोर. तर कोणत्याही बाजूने आपण ह्या 4 सिंहांच्या अशोक स्तंभाच्या मूर्तीकडे बघितलं तरी आपल्याला 3च सिंह दिसत असतात. चौथा सिंह जो आहे तो मागच्या बाजूला असतो या 3 सिंहाच्या, त्यामुळे तो कधीच दिसत नाही. तो दिसत नाही पण तो आहे तिथे हे मात्र आपल्याला पक्क माहिती असतं, कारण ते 4 सिंह आहेत हे आपल्याला माहिती आहे. प्रचार प्रसार माध्यमांचंही असंच आहे. त्याचं अस्तित्व तर आहे हे आपलं मान्य केले, पण त्याचा प्रभाव मात्र समजून घ्यावा लागतो. शासन, प्रशासन आणि न्यायपालिका आणि जनसामान्य यांना जोडणारा एक ब्रिज म्हणजे प्रचार प्रसार माध्यम आहेत. म्हणून त्याचं अस्तित्व, त्याचा प्रभाव आपल्याला समजून घ्यावा लागतो. मग आपल्याला महिलांचं तिथलं प्रतिनिधित्व का महत्त्वाचं आहे हे समजून येईल. माझी मांडणी ह्याच मुद्द्याशी धरून आहे की शासन, प्रशासन आणि न्यायपालिका ह्यांना जोडणारा ब्रिज म्हणजे प्रचार प्रसार माध्यमं आहे जनसामान्यांच्यासाठी. आणि जनसामान्यांमध्ये महिलांचं लोकसंख्या ही 50% आहे. मग आपलं तिथलं जे प्रतिनिधित्व आहे त्या प्रतिनिधित्वाचं डायरेक्टली प्रपोर्शनेट आपलं संपूर्ण परफॉर्मन्स असणार आहे. म्हणून आपण या मांडणीवरतीच विचार करायला पाहिजे. म्हणजे लोकशाहीच्या 4ही स्तंभापैकी हा एक स्तंभ असा आहे की जो लोकशाहीला मजबूत बनवू शकतो किंवा कमकुवत करण्यामध्ये सुद्धा कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो.
त्याची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची असते. देशाच्या जनतेला प्रभावित करण्यासाठी म्हणूनच शासन, प्रशासन आणि न्यायपालिका नेहमी प्रसार माध्यमांवरती नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करत असतात किंवा तो प्रयत्न होत असताना आपल्याला दिसतो. जेव्हा जेव्हा निर्णायक नियंत्रणाचा मुद्दा येतो तेव्हा प्रतिनिधित्वाचा मुद्दासुद्धा महत्त्वाचा ठरतो. कारण निर्णायक निर्णय जर का होणार असतील तर अशा वेळेला त्या निर्णयांमध्ये आपला सहभाग असणं, प्रतिनिधित्व असणं हे सुद्धा आवश्यक आहे. आणि म्हणून या 3 ठिकाणी महिलांचं प्रतिनिधित्व काय आहे हे आपल्याला बघायला पाहिजे. आणि त्या प्रतिनिधित्वाचा स्पष्ट आणि सरळ परिणाम आपल्या तिथल्या भूमिकेवरती होणार आहे. वर पाहता माझा मुद्दा न पटणारा वाटेल, कारण आपल्या देशाची राज्यघटना या देशातील प्रत्येक नागरिकाला समानतेची संधी उपलब्ध करून देते, त्याच्यासाठी आश्वस्त करत असते. मग महिलांचे प्रतिनिधित्व पुरुषांच्या बरोबरीने का नाही हा मुद्दा उपस्थित होतो. कुठेतरी असं झालं आपल्या या संपूर्ण समाजाच्या इतिहासामध्ये की जे स्त्री आणि पुरुष समानतेची एक सामाजिक बांधणी होती ती बाजूला पडून पुरुषप्रधान व्यवस्था बलवान झाली. आणि म्हणून तुम्ही काय बोलायचं, कसं बोलायचं, कुठे बोलायचं आणि का बोलायचं हे जर का कोणीतरी ठरवणार असेल तर महिला स्वतःच्या हिताचे निर्णय का आणि कसे घेणार आणि कधी घेणार हा एक मोठा प्रश्नच आहे. मग आता आपली परिस्थिती काय आहे? आपण सुरू करू शासन, प्रशासन, न्यायपालिका इथूनच. राजकीय पक्षांमध्ये आपला महाराष्ट्र हा अत्यंत पुढारलेला राज्य आहे असं समजलं जातं. महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांमध्ये सुद्धा महिलांचा जो काही सहभाग आहे तो 10 ते 12% आहे, त्याच्या पलीकडे जास्त नाही. मग हे पुढारलेल्या राज्यांमध्ये प्रशासनामध्ये महिला अधिकारी कोणकोणती जबाबदारी सांभाळतात हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. आणि म्हणून अपवाद तर प्रत्येक ठिकाणी असतात, पण प्रशासनामध्ये महिला अधिकाऱ्यांवरती कोणत्या जबाबदाऱ्या दिल्या जातात, त्यांना साईड पोस्टिंग कशा दिल्या जातात हे आपल्याला माहिती आहे. न्यायपालिकेचा विषय बघितला तर सुप्रीम कोर्टातही महिला न्यायाधीशांचं प्रमाण कमी का आहे याच्यावरती चर्चासत्र झालं आणि ते कसं वाढवता येईल यावरती सुद्धा आता आपला प्रयत्न चालू आहे. म्हणजे या 3ही ठिकाणी आज पुरुषांच्या बरोबरीने आपलं प्रतिनिधित्व नाही. मग या सर्वांच्यासाठी महत्त्वाचा असणारा जो 4था स्तंभ आहे तिथे आपण कसे पोचणार, म्हणजे आपलं योग्य ते कॉन्ट्रिब्युशन तिथे कसं देणार. आपला जो आपण म्हणतो ना की मेनस्ट्रीम मीडिया त्यासाठी आपण कशाचा विचार करतो तर न्यूज चॅनल्स, मग न्यूजपेपर्स या ठिकाणी आपण मेनस्ट्रीम मीडिया आहे असं समजतो. मग या मेनस्ट्रीम मीडियामध्ये महिलांनी लीड केलेले न्यूज चॅनल्स किती आहेत, महिला संपादक किती आहेत, मुख्य राष्ट्रीय न्यूज पेपर्स जे आहेत त्यांचे महिला संपादक तर आपल्याला आत्तापर्यंत कधी दिसले नाही, मला तर कळले नाहीत नावं कधी. आणि म्हणून आपण तिथेपर्यंत अजून पोचलेलो नाही. महिला न्यूज रीडर्स आपण खूप बघितले. आपण दूरदर्शन सुरू झालं तेव्हापासून आपण महिला न्यूज रीडर्स बघितले आहेत. पण महिला न्यूज रीडर्स असणं आणि महिलांनी न्यूज चॅनल लीड करणं ह्या फार वेगळ्या गोष्टी आहेत. BBC, टाइम्स नाऊ इत्यादी उदाहरणं आपण बघतो. मग सोशल मीडिया हा प्रभावी होताना आपण बघतो आहे. आणि सोशल मीडिया हा प्रभावी होतो आहे, पण या माध्यमातून स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवण्याचं काम काही अगदी ताकदवान महिला करताना आपल्याला दिसत आहेत. त्यामध्ये सुषमा अंधारे ताई आहेत, अंजली दमानिया मॅडम आहेत आणि या ताकदीने उभ्या आहेत. पण त्यासाठी त्यांच्या कुटुंबाचा, सहकाऱ्यांचा आणि संघटनांचा पाठिंबा असावा लागतो तरच हे शक्य आहे. नाहीतर ह्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेमध्ये तुम्ही फक्त ट्रोलिंगचे शिकार होत असतात. मग पुढे येतो करमणुकीच्या माध्यमातून महिलांचं विशिष्ट पद्धतीने मांडणी करून ते हेतुपुरस्सरपणे दाखवणं. त्यामध्ये सुद्धा कॅपिटलिस्ट जे काही एक व्यवस्था आहे त्यांचे काही हेतू आहेत. महिलांना नेहमीच एक ऑब्जेक्ट म्हणून पोर्ट्रे करायचं आणि त्यातून एक आपली भांडवलची व्यवस्था जी आहे ती चालू ठेवायची. मग आता करमणुकीच्या सर्वात प्रभावी माध्यम जे आहे स्मार्टफोन आता प्रत्येकाच्या हातात आलं आहे. आणि हा स्मार्टफोन
चा मध्ये त्यांनी कोणतं कंटेंट किती कंझ्युम करायचं ह्याच्यावरचा फारसा काही कोणाचा कंट्रोल नाही. त्यामुळं हे टेक्नॉलॉजी आपल्याला बंधनात ठेवणं अशी परिस्थिती निर्माण झाली. परवा एका मैत्रिणींनी मुद्दा मांडला की अरे आपण आता पूर्वीसारखे एकमेकाकडे जात नाही आणि मनमोकळ्या गप्पा पण होत नाहीत. आता मग त्या वेळात आपण काय करत असतो तर आपण काही कंटेंट कंझ्युम करत असतो आणि त्यामध्ये आपला वेळ जातो मॅक्झिमम तो महिलांचा, म्हणजे रील्स बघणे, सोशल मीडियामधला मग यूट्यूब असेल, फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल, या गोष्टींमध्ये आपला वेळ जात असतो. पण घराघरामध्ये संवाद जो होता तो बंद होऊन आता प्रत्येकजण घरातच बंदिस्त झाला की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आपण आव्हाने आणि जबाबदारी ह्या विषयावर बोलत आहोत. म्हणून आपल्यासमोरचं आत्ताचं आव्हान म्हणजे काय तर ह्या टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आपल्या समाज मनाचा नकळत ताबा घेण्यात आला आहे. हे एक मोठं आव्हान आपण समजून घेतलं पाहिजे. यामुळंच मला तर असं वाटतं की यामुळंच पूर्वीची म्हणजे 25-30 वर्षापूर्वी असणारी एक सामाजिक बांधिलकी आता कमी झालेली दिसते. म्हणजे ट्रॅफिक जॅम किती पण हो, हवेच्या पाण्याचं प्रदूषण किती पण हो, दैनंदिन जीवन विस्कळीत होईल असे शासकीय निर्णय असो, पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेकडून होणारे अपेक्षाभंग असोत, ह्याबद्दल भाष्य कोणीच करताना आपल्याला दिसत नाही. आणि सर्वसामान्य सुशिक्षित मध्यमवर्गीय मतदारांनी तर आपलं मत मांडायचं पण बंद केलं की काय असं वाटायला लागलं. मग आता आपल्याला थोडंसं कुटुंबाची एक परिस्थिती बघितली तर असं लक्षात येतं की ह्या बदलत्या टेक्नॉलॉजीबरोबर स्वतःला अपडेट करण्यामध्येच त्यांची एक दमछाक होताना दिसते. कारण वर्क फ्रॉम होमचं कल्चर आलं, मुलंसुद्धा आपल्या स्मार्टफोनच्या माध्यमातून इंटरनेट आणि या गोष्टीचा वापर करून अभ्यास करायला लागले. त्यांचं अभ्यास आणि पालकांचं शाळेबरोबरचा संवादसुद्धा याच माध्यमातून व्हायला लागला. पण या स्मार्टफोनचा परिणामकारक वापर करण्याच्या क्षमता असणाऱ्या महिला, ज्येष्ठ महिला ह्यांचं प्रमाण मात्र खूप कमी आहे असं मला दिसतं. म्हणजे पूर्वी लिहिता वाचता येत नाही म्हणून महिला दुसऱ्यावर अवलंबून असायचा. आता टेक्नॉलॉजीचा वापर करता येत नाही म्हणून दुसऱ्यावरचं अवलंबून झालं. मग आता ह्या आधार जो घ्यावा लागतो आहे ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण कमकुवत घटक म्हणून आणखी जास्त मागे पडत चाललो. मग आता मागे पडण्याचं कारण कुठे आहे तर शिक्षणामध्ये आहे का तर महाराष्ट्रात तर असं दिसतं आहे की महिलांचं साक्षरतेचं प्रमाण 70% आहे. 70% सुद्धा जास्त आहे. पण ह्या 70%मध्ये 12वी आणि 12वीच्या आत शिक्षण झालेल्या महिलांचं प्रमाण हे 75%. म्हणायला 70% सुशिक्षित महिला आहेत पण 12वी आणि 12वीच्या आत शिक्षण सोडलेल्या महिलांचे प्रमाण 75%पेक्षा जास्त असेल. कारण काय तर 12वीचं शिक्षण होता किंवा तोपर्यंत वेळ जाईपर्यंत मुलगी 18 वर्षाच्या आसपास आलेली असते. 18 वर्ष वय असेल तर तिचं लग्न करता येतं आणि मग तिला नोकरीसुद्धा करता येते. लग्न करण्यासाठी आणि नोकरी मिळवण्यासाठी थोडा वेळ जाण्यासाठी म्हणून हे थोडंफार जे काही शिक्षण आहे ते घेतलं जाते का. मग आता शिक्षण कशासाठी घ्यायचं हा मुद्दा तिथे विषयच लक्षात घेतला नाही. कारण शिक्षणामुळे प्रगल्भता येते, शिक्षणामुळे विश्लेषण करण्याची, निर्णय क्षमता वाढण्याची आपल्यामध्ये एक योग्यता निर्माण होते. या बाबतीला मात्र लक्ष दिलं जात नाही. 18 वर्षानंतर हल्ली एक लहान मोठी नोकरी करून सुद्धा करता येते. म्हणजे आपण बघितलं की मॉलमध्ये नोकरी करतात, इतर ठिकाणी असिस्टंट्स किंवा रिसेप्शनिस्ट अशा पद्धतीने मुली पटकन जॉब करायला तयार असतात. पण तेही एक आकर्षण मुलींना जरी असलं तर लवकरात लवकर हा जे काही म्हणजे म्हणतो ना की स्वतःमध्ये इंडिपेंडन्स निर्माण करण्याचं जो काही एक इच्छा आहे. पण त्यामुळं होतं काय की व्यक्तिमत्व विकासाचा एक टप्पाच सुटून जातो आणि मग त्यासाठी आवश्यक असणारी इतर कौशल्यसुद्धा आत्मसात करता येत नाहीत. व्यक्तिमत्व विकासाची प्रक्रिया बाजूला पडते आणि अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करण्यासाठी, सामाजिक प्रश्नांची जाण येण्यासाठी आवश्यक असणारा सामाजिक उपक्रमांमधला सहभागसुद्धा कमी होऊन जातो किंवा राहूनच जातो.
पण लग्नामुळं किंवा हातात येणाऱ्या स्वतःच्या आर्थिक ताकदीमुळं आयुष्याचा तुलनात्मक दर्जा तर बदलला जातो. म्हणजे पूर्वी आपल्याला बघितलं की महिलांकडे स्वतःचा पैसा असायचा नाही. आता थोडाफार या अशा पद्धतीने महिलांच्या हातामध्ये पैसा येतो की छोटी नोकरी केली, काहीतरी आपण करतोय, छोटा एक व्यवसाय केला, पार्लर चालवलं किंवा आणखी काहीतरी डबे करून दिले, आणखी काय करून अशा गोष्टीमध्ये महिला स्वतःला आत्मनिर्भर बनवतात. पण त्यातनं या स्वातंत्र्याचा उपयोग कसा केला पाहिजे आणि ती प्रगल्भता मात्र सर्वसामान्य महिलांमध्ये निर्माण होण्यासाठी कौटुंबिक आणि सामाजिक संस्कार जे व्हावे लागतात ते आपण करू शकत नाही, कारण त्या मेनस्ट्रीम समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून थोड्या बाजूला गेलेल्या असतात. मग कुटुंब व्यवस्थेमध्ये नेमकं काय होतं? कुटुंब व्यवस्थेमध्ये पूर्वी महिलांवरती, मुलांवरती संस्कार होत होते. मग आताची कुटुंब व्यवस्था नेमकं काय आहे? तर इसवी सन 2000 नंतर जन्माला आलेल्या पिढीचा संदर्भ, अनुभव हे जर का आपण बघितलं तर त्यांच्या जन्मदात्या आईवडिलांचा लहानपण आणि त्यांचं तरुणपण ह्याच्यापेक्षा ते फारच वेगळं आहे आणि म्हणून तो सुद्धा एक विरोधाभास आहे. पण ह्याच 2000 नंतर जन्माला आलेल्या तरुण मुलांचा आजी आजोबांशी तर त्यांचा संवादच असू शकत नाही, कारण ते आजी आजोबा आता 70-75 वर्षातले आहेत. कुटुंबामध्ये जर का इतकी मोठी एक संवादामध्ये दरी निर्माण झाली असेल तर आपली आव्हानं आणखी वाढत जाणार आहेत. मग संवाद साधणं हे अवघड होत असताना आपल्याला कारणीभूत कोणत्या गोष्टी आहेत? तर यामध्ये शहरीकरण, मोठ्या प्रमाणात होणारं शहरीकरण हे सुद्धा त्याला कारणीभूत आहे. कारण शहरामध्ये आपण बघितलं तर माणसं खूप आहेत, गर्दी खूप आहे, पण एकमेकांमध्ये जो एक नात्याचं हे असतो, ओढा असतो किंवा बांधले गेलेपणा असतो तो मात्र नाही. शहरामध्ये गर्दी खूप आहे पण आपलेपणा मात्र खूप कमी आहे असं दिसायला लागतं. नाहीतर आपण असं म्हटलं जातं ना की तुमचा सगळ्यात जवळचा नातेवाईक म्हणजे तुमचा सख्खा शेजारी आहे. पण ह्या सख्ख्या शेजाऱ्याशी आपलं नातं कसं असतं हे आपल्या प्रत्येकाला नक्कीच माहिती आहे. मग अशा परिस्थितीत आपण करायचं काय? मला नेहमी असं वाटतं की आवर्जून एकत्र येणं हेच फार महत्त्वाचं आहे. मनातलं बोलता आलं नाही तरी आपल्यासाठी वाट बघणारं कोणीतरी आहे आणि हा एक मनाला दिलासा देणारा आधार असतो की आपलं वाट बघणारं कोणीतरी आहे. माझीसुद्धा तिथे माझा उल्लेख केला जाईल, माझ्यासाठी तिथे 4 जणी म्हणतील की अजून का आली नाही, ती येणार आहे की नाही, काय झालं आहे वगैरे चर्चा होईल. मग आम्ही मात्र काही मैत्रिणी असं दर महिन्याला ठराविक दिवशी भेटायचा प्रयत्न करतो, भेटतो. प्रत्येकीलाच काही प्रत्येक तारखेला येतं असं नाही, पण तिचं जमलेल्या प्रत्येकाची एकमेकाची चौकशी करतात आणि न आलेल्यांचे सुद्धा आम्ही मग नंतर विचार करतो की बाबा का नाही आले, येणार नाही हे आम्हाला माहीत नव्हतं, काय झालं, काही अडचण आली का? आणि ह्या एकमेकाशी टच ठेवण्याचा ते निमित्त होतं, ते आमचं मासिक बैठक. मग ह्या वेळेला एकत्र आल्यावर आम्ही काय करत असतो तर वेगवेगळ्या विषयांवर, घडामोडींवरती, उपक्रमांवरती आम्ही बोलत असतो आणि घरी परत जाताना मन ताजंतवानं झालेलं असतं किंवा एखादा नवा विषय किंवा नवा विचारसुद्धा आपल्याला मिळालेला असतो. स्वतःचं सोशल नेटवर्क असणं हे प्रत्येकीला महत्त्वाचं वाटलं पाहिजे आणि त्याची गरज तिला समजली पाहिजे असं मला वाटतं. थँक यू सो मच वासंती मॅडम, खूप छान विचार प्रस्तुत केले. अब मैं एडवोकेट अहमदी सैयद को मदऊ करती हूँ कि वो लीगल प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस, बिल्डिंग अ सेफ़र सोसाइटी, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और समाज बेदारी महफूज माशरा कैसे बने, इस टॉपिक पर अपने ख़यालात का इजहार करें. एडवोकेट अहमदी सैयद मुंबई हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं और पिछले 25 सालों से ये प्रैक्टिस कर रही हैं. इनका ख़ुद का एक प्री प्राइमरी स्कूल है. ये बहुत एक्टिव सोशल वर्कर हैं, समाज सुधार के लिए बढ़ के काम करती हैं और मैरिज कॉन्फ्लिक्ट्स के काउंसलिंग भी वो फ्री में करती हैं. मैं उनको इस शेर के साथ मदऊ करती हूँ. न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संगे दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो. एडवोकेट अहमदी सैयद साहिबा.
Assalamu alaikum. Happy Women's Day, my dear sisters. Legal protection and community awareness are the two pillars of a safe and peaceful society. A nation becomes strong when every individual, regardless of caste, religion, gender, class, or nationality, feels protected under the law. Safety is not limited to one caste, one community, or one region. It belongs to every caste and community in India, every religion, every gender, every citizen across the world. Legal protection for women on this Women's Day, it is very important to spread legal awareness. The role and importance of women. A woman is a daughter, a sister, a wife, a mother. But above all, she is an independent identity. औरत से है रोशनी घर की, औरत से है पहचान. अगर औरत को इज़्ज़त मिले तो बन जाता है देश महान. Legal protection plus community awareness, safe and inclusive society for India and the world. Key themes and specific topics. Number 1. Women's rights and protection. Prevention of Domestic Violence Act 2005. Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. Dowry Prohibition Act 1961. Legal awareness regarding women's modesty and safety. Number 2. Children protection and rights. POSCO Act 2012. Protection of children from sexual offence. Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015. Right to Education RTE Act 2009. Child Marriage Prevention Act 2006. The Child and Adolescent Labour Prohibition and Regulation Act 1986. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1989. Some examples, I choose one only from real life. Many social reformers fought against discrimination. One named Savitri Bai Phule worked for women's education. Due to awareness and courage, today millions of girls go to school and taking higher education. This shows that change begins with awareness and awareness begins with us. We must light the candle of right in every home until every human life feel safe. We must continue to raise our voice. अगर अखलाकी और क़ानूनी बुनियाद को मिलाया जाए तो एक नया इनकलाब आएगा जो प्यार, मेल मिलाप, भाईचारा और तरक्की की मंजिल तय करेगा. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी तमाम इंसानों के लिए मसावी तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है. ये भी हमें सिखाता है कि क़ानून ज़ात, नस्ल, मज़हब या माशी हैसियत की बुनियाद पर फ़र्क नहीं करता. लीगल प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस हो तो पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं. जुल्म और इम्तियाज़ में कमी. लोग अपने हुकूक जानते होंगे तो वो नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे. एतमाद में इजाफ़ा. कमज़ोर तबके को यह एहसास होगा कि वो अकेले नहीं हैं. माशरती हम आहंगी. जब सबको बराबर समझा जाए तो नफ़रत और तक़सीम कम होती है. क़ानूनी निज़ाम पर एतमाद. लोग अदालतों और अदारों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं. आगाही की रोशनी में मैं एक नज़म पेश करूँगी. कानून की शमा जलाओ तो अंधेरे छट जाएं. हक़ की पहचान हो तो फ़ैसले संवर जाए. खामोशी जुल्म को ताकत देती है अक्सर. आवाज़ उठाओ तो जंजीरें भी टूट जाएं. हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ का हक़ मिला है. यही सबक दिलों में बसाओ तो माशरे संवर जाएं. कम्युनिटी की ताकत इत्तेहाद में है पोशीदा. मिलकर खड़े हों तो तूफ़ान भी रुक जाएं. इल्म क़ानून है ढाल कमज़ोर हाथों की. ये शऊर जाग उठे तो हालात बदल जाएं. चलो आगाही का पैगाम आम करें हम कि सच की राह पे चलें तो रास्ते खुद बन जाएं. The globally documents like the Universal Declaration of Human Rights assure prohibition of human dignity and equality worldwide. No caste or class is above the law. The safest
section of society is one where the law is applied equally and without discrimination. कुछ केस लॉ मैं आपके सामने रखूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंस है, रेफरेंस के लिए यूज़ होते हैं. इम्पोर्टेंस केस लॉ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 13 अगस्त 1997 रिकॉग्नाइज सेक्सुअल हरासमेंट वर्कप्लेस एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, laid down guidelines for protection of women. This case proved that court protected dignity and equality. Menka Gandhi versus Union of India expanded the meaning of rights to life and personal liberty. 25th January 1978 established that law must be fair, just and reasonable. This case strengthening individual freedom and legal protection. Navtej Singh Johar versus Union of India 6 September 2018 decriminalized homosexuality in India, protected rights of LGBTQ plus community, protected equality and human dignity. This case shows that safety and protection apply to all individuals regardless of identity. Role of community awareness. Community awareness helps by educating people about their legal rights, encouraging reporting of crimes, reducing discrimination, protecting unity among caste and religions, supporting victims of injustice. When people are aware, crime reduce and justice become accessible. Legal protection in Islam. Islam introduced a strong legal system more than 1400 years ago. The primary sources of Islamic law are the Quran, the Hadith. These sources ensure justice, equality and protection for every human beings. Protection of basic rights. Islam protects 5 fundamental rights. Protection of life, protection of religion, protection of intellect, protection of property, protection of honor. Through the teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, women were given inheritance right, women were given property rights, women were given the rights to education, women were given consent in marriage, mother were given the highest respect. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said, "Paradise lies under the feet of mother." A father is one of the doors to paradise. The best among who are those who are the best to their woman. इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त बख्शी, उससे विरासत का हक दिया, माँ को सबसे ऊंचा दर्जा और बेटी को रहमत कहा. प्यारी बहनों, लीगल प्रोटेक्शन इज़ द शील्ड, कम्युनिटी अवेयरनेस इज़ द स्ट्रेंथ, यूनिटी इज़ द फाउंडेशन. लेट अस प्लेज टुडे टू लर्न आवर राइट्स, टू स्प्रेड अवेयरनेस, टू स्टैंड अगेंस्ट discrimination, to build a society where everyone feel safe. जुल्म के अंधेरों को मिटाना होगा, हक की शमा हर घर जलाना होगा. जब तक हर इंसान महफूज ना हो तब तक हमने आवाज़ उठाना होगा. हैप्पी वुमेंस डे. मे इक्वालिटी, डिग्निटी एंड जस्टिस प्रिवेल इन एवरी होम एंड एवरी हर्ट. थैंक यू. अब मैं शाहिदा मुश्ताक शेख साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो वुमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड डिग्निफाइड पार्टिसिपेशन अ पाथवे टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और गरिमापूर्ण सहभागिता, इस टॉपिक पर जो है वो रोशनी डालें. शाहिदा शेख साहिबा एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, साथ में ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत सारे सोशल वर्क के काम ये करती हैं और कई अवार्ड्स इनको जो है वो मिले हैं. इनको मैं एक शेर के साथ मदू करूँगी कि यही आरज़ू है मेरी
यही आरज़ू है मेरी सभी को फैज़ पहुँचे, मैं चिराग राह हूँ तो मुझे शौक़ से जला। शाहिदा शेख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज वुमेंस डे के तौर पे मुझे कुछ बोलने के लिए कुछ शब्द कहा गया है। सो थैंक यू वंस अगेन एंड आई वुड विश ईच एंड एवरी वुमेन्स हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो मैं जो शुरू करने के पहले जो टॉपिक मुझे दिया है उसके पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी महिलाओं के लिए। किसी भी समाज की असली ताकत उसकी इमारतें दौलत नहीं होती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उस समाज में महिलाओं को कितना सम्मान, अवसर और आत्मनिर्भर की आज़ादी दी जाती है। मेरा नाम शाहिदा मुश्ताक शेख है और आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 29+ years. I have worked as a principal and I was a co-convener of KP West Ward. Not only that, apart from it, I have worked I am a motivational speaker as well as career guidance. I have been invited in many colleges to deliver my motivational lectures and career guidance. So I am great and thankful that I have been honored in many colleges in Mumbai. मेरे कार्यों को फैसिलिटेट किया गया है, सम्मान किया गया है इन सोसाइटी, और मुझे सबसे बिगेस्ट अवार्ड मिला है 2024 में एक नारी 100 पे भारी का अवार्ड, जो मैं न्यू दिल्ली में गई थी एंड इट वाज एन इंटरनेशनल एशियन अवार्ड। वर्सटाइल वुमेन अवार्ड मुझे मिला है। बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड 100% रिजल्ट के लिए भी मुझे अवार्ड्स मिला गया और न जाने कितने और अवार्ड्स मिला है। और ये सब अवार्ड्स जो है मैं डेडिकेट करना चाहूँगी सोसाइटी को और मेरी फैमिली, अल्लाह ताला को, जिनके वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और आज मैं आप सभी के सामने हूँ और मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ महिलाओं के ऊपर। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सिर्फ मेरा एंड पॉइंट नहीं है, मुझे और भी आगे अच्छे अच्छे काम करना है महिलाओं के लिए। तो मैं बस यही चाहूँगी कि मुझे खुशी होती है जब मैं किसी छात्र या किसी महिलाओं के आँखों में आत्मविश्वास और उम्मीद की एक चमक देखती हूँ। तो और इसी के तरह मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के अंदर ड्रीम्स होता है कुछ बनने का, कुछ करने का, लेकिन ड्यू टू द सोसाइटी एंड ड्यू टू द फैमिली और या फिर फाइनेंशियली भी चीज़ें होती है जो करनी होती है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि वुमेन्स अपने आप को कमज़ोर ना समझे। और आज का जो टॉपिक है मेरा वो है वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड डिग्निफाइड पार्टिसिपेशन, अ पाथवे टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक सिर्फ टॉपिक नहीं है मेरे लिए एक आवाज़ है, एस्पिरेशन है फॉर एवरी वुमन हु वांट्स टू लिव हर ड्रीम्स विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। From my experience of my life and education, I strongly believe when a woman becomes economically empowered, she does not change her own life, but वो transform करती है अपनी फैमिली का और आगे के जनरेशन्स के लिए। वुमेन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है, वो परिवार की, सोसाइटी, अपने बच्चों के। और जैसे मैं एक एजुकेशन फील्ड में हूँ तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मेरे जो बच्चे हमारे हाथ से निकलते हैं पढ़कर, वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़े, वो अपने लाइफ में खुश रहे, अपनी मुकाम बनाए। ये नहीं कि सिर्फ कमाने से ही मुकाम बनता है, लेकिन सोसाइटी में एक अपना इज्जत बनाए। तो हर वुमेन को अपॉर्चुनिटी तो चाहिए और वो डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन वो और अपॉर्चुनिटी किस तरह से चाहते हैं, एक डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ। और उसी से ही मैं बोल सकती हूँ कि ट्रू डेवलपमेंट है, और ये ट्रू डेवलपमेंट बिना रिस्पेक्ट या बिना डिग्निटी के इम्पॉसिबल है। और एट द एंड मैं ख़त्म करूँगी लाइंस को, लेकिन एक मैसेज दूंगी वुमेन्स के लिए। When a woman stands on her own feet, she doesn't just uplift herself, she uplifts her family, her community, her future entire family and the society. अगर
याद रखिए, जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है तो सिर्फ वो अपने लिए आवाज़ नहीं बनती है, बल्कि वो सिर्फ अपना जीवन नहीं संवारती है, वो समाज की दिशा और आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बदलती है। और इसी से मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करूँगी और शुक्रिया तहे दिल से जो मुझे ये मौका दिया कुछ बोलने के लिए। और वंस अगेन मैं सभी को हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगी। थैंक यू और चाहूँगी कि मुझे इसी तरह से मौका देते रहे। जिस तरह से मैं काफ़ी NGOs के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने लाइफ में अर्न किया है वो मैं इन फ्यूचर सोसाइटी को रिटर्न करूँ। तो एजुकेशन ही मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट रोल है और इसी से हम लोग एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं सोसाइटी में। और मैं चाहूँगी कि मैसेज मेरा हर बच्चियों के लिए है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी अच्छी बनाए और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाए, कॉन्फिडेंट बनाए और वो अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझे। और जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कुछ कहना है तो डेफिनेटली बड़े ही पॉजिटिवली वो अपना बात आगे रखे और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे अच्छी तरह से। चाहे कोई भी काम हो, छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करने से बड़ी खुशी होती है, जैसे मुझे अकाउंट्स का जॉब है या मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या मैं किसी के घर में काम कर रही हूँ, तो देखिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो उसे रिस्पेक्टफुली आप अपनाइए और इसी तरह से अपने फैमिली को और सोसाइटी को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आज आप बेहतर बनेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश आगे तरक्की पे जाएगा और हम डेवलपमेंट आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। शाहिदा मैडम को मैं बहुत ही स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि कल ही मैंने इनको अप्रोच किया और बहुत ही कम वक्त में इन्होंने मुझे 3-4 घंटे के अंदर अपना वीडियो बना के दिया। हालांकि इनकी सास की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह से दुआ है कि उनके हक़ में जो है, उनकी सास के हक़ में वो बेहतर फ़ैसले फरमाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा थैंक यू शाहिदा मैम। अब हमारे इस वेबिनार का आखिरी लास्ट सेगमेंट है जिसके लिए मैं साजिदा परवीन साहिबा को आवाज़ देती हूँ। साजिदा परवीन साहिबा सेक्रेटरी है लेडीज़ विंग साउथ वेस्ट महाराष्ट्र की। आप मजलिस नुमाइंदगान की मेंबर हैं और एक बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर हैं। आप जो है वो एक बहुत ही अच्छी राइटर और एक बहुत ही अच्छी पोएटिस कवियत्री भी हैं। आपका टॉपिक है Dignity and Status of Women in Islam, a Balanced and Comprehensive Perspective। इस्लाम में महिलाओं का स्थान और सम्मान, एक संतुलित और व्यापक विचार। आपको इस शेर के साथ मधु करती हूँ। रौनक के बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनक के बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनक के बज़्म नहीं कोई तेरे बाद। साजिदा परवीन साहिबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सम्मानित वक्ताओं, विशिष्ट अतिथि बहनों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी आदरणीय बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने दिव्य कुरान की सूरह अल इसरा की आयत नंबर 70 का एक हिस्सा पेश किया है जिसका तर्जुमा ये है कि और हमने आदम की संतान को सम्मान दिया। कुरान की आयत का यह हिस्सा इंसान की गरिमा और सम्मान को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। मैं सबसे पहले हमारी सम्मानित वक्ताओं और विशिष्ट अतिथि बहनों का दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों का तथा यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ी तमाम बहनों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय बहनों, आज हम
एक ऐसे विषय पे जमा हुए हैं जो सिर्फ एक दिन का विषय नहीं, बल्कि एक सभ्यता, सिविलाइजेशन, एक परिवार और एक समाज के भविष्य का सवाल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या एक शांतिपूर्ण समाज नारी सम्मान के बिना संभव है? यकीनन नहीं। इसीलिए आज का विषय रखा गया है वक़ार निस्वा, पुरअमन और बावकार माशरे की बुनियाद, वुमेन्स डिग्निटी, फाउंडेशन ऑफ ए पीसफुल एंड हारमोनियस सोसाइटी। नारी सम्मान, शांतिपूर्ण व गरिमापूर्ण समाज की नींव। दरअसल शांतिपूर्ण समाजों की बुनियाद जस्टिस, रेस्पेक्ट और मोरल वैल्यूज़ यानी न्याय, सम्मान और नैतिक मूल्यों पर होती है। और इन मूल्यों में सबसे अहम मूल्य ह्यूमन डिग्निटी, महिला की गरिमा है। जब किसी समाज में औरत को सम्मान दिया जाता है तो वहाँ विश्वास, शांति और नैतिक स्थिरता पैदा होती है। इसलिए ख़वातीन का वक़ार, उसकी गरिमा सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक मानवीय और नैतिक जिम्मेदारी है। हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस साल का ग्लोबल मैसेज है राइट, जस्टिस, एक्शन, अधिकार, न्याय, कार्रवाई फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, यानी सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए। और इसके साथ एक खूबसूरत जुमला दिया गया है, गिव टू गेन, देने से पाऊँ। यानी अगर हम अधिकार देंगे तो हमें स्थिरता मिलेगी, अगर हम न्याय करेंगे तो हमें अमन शांति मिलेंगी, अगर हम सम्मान देंगे तो हमें मजबूत समाज मिलेगा। आज की ये गुफ्तगू इसी वैचारिक यात्रा का हिस्सा है। सबसे पहले मैं तमाम रेस्पेक्टेड स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने वुमेन्स डिग्निटी के मौजू पर महिलाओं के सम्मान, मीडिया में प्रतिनिधित्व, पुरुषों की भूमिका, वैधानिक संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और आर्थिक शक्तिकरण पर विस्तार से चर्चा की और बहुत ही खूबसूरती से अपने ख़यालात पेश किए। हर स्पीकर ने अपनी फील्ड के मुताबिक बहुत महत्वपूर्ण विचार पेश किए। आज के इस डायलॉग ने ये बात क्लियर कर दी कि ख़वातीन का वक़ार, महिलाओं की गरिमा सिर्फ एक नारा, स्लोगन नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण समाज की नींव है, पीसफुल सोसाइटी की फाउंडेशन है। अब मैं इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इस विषय के एक और अहम पहलू की तरफ आना चाहूँगी। इस्लाम में महिलाओं का स्थान और सम्मान, और इस विषय को एक संतुलित दृष्टिकोण से पेश करना चाहूँगी। प्यारी बहनों, कोई भी शांतिपूर्ण समाज दरअसल घर से बनता है और घर की बुनियाद, नींव औरत होती है। यानी वो फाउंडेशन, आधार जिस पर पूरा परिवार खड़ा होता है, वो औरत है। दिव्य कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, यानी अल्लाह ताला ने पति पत्नी के बीच प्रेम और करुणा, मोहब्बत और रहमत को कायम किया। अब ज़रा सोचिए, अगर औरत के साथ अन्याय हो, अगर उसकी इज्जत, सम्मान महफूज ना हो, अगर वो खौफ और दबाव में ज़िंदगी गुजारे, तो क्या घर वाकई सुकून का मरकज़, शांति का केंद्र बन सकता है? औरत दरअसल अमन, शांति, पीस की पहली सफ़ीर होती है। उसकी गरिमा ही परिवार की स्थिरता और संतुलन की ज़मानत है। और यही वजह है कि जब औरत को इज्जत मिलती है तो पूरा परिवार मजबूत होता है।
और जब ख़ानदान मज़बूत होते हैं तो पूरा समाज मज़बूत होता है। इसी तनाजुर में हमें एक और अहम सवाल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, और वो है मीडिया में ख़वातीन की नुमाइंदगी। आज के दौर में मीडिया सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं रहा, बल्कि ये राय अम्मा, पब्लिक ओपिनियन बनाने की एक बड़ी ताकत बन चुका है। टीवी, फिल्में, इश्तिहारात और सोशल मीडिया सब सोच बनाते हैं, जहन बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या आज के मीडिया में औरत को वाकई डिग्निटी के साथ पेश किया जा रहा है, या इसे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट टूल और ऑब्जेक्ट बना दिया गया है? हकीकत यह है कि कई मर्तबा स्वतंत्रता के नाम पर शोषण हो रहा होता है। औरत की शख्सियत, उसकी अकल, उसकी सलाहियत, उसके किरदार के बजाय उसकी ज़ाहिरी नुमाइश को अहम बना दिया जाता है। इस्लाम इस मामले में एक अहम सिद्धांत पेश करता है। दिव्य कुरान ये बात रखता है हमारे सामने कि और उस जाहिलियत का प्रदर्शन मत करो जो पहले लोगों में प्रचलित थी। ये आयत हमें इत्दाल और ज़ब्त सिखाती है, और याद रखना चाहिए कि ये अपमान नहीं है, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ है, सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है। इसीलिए हमें ऐसे मीडिया कल्चर की ज़रूरत है जो औरत को ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करे, एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जो इल्म, किरदार, क़यादत, खिदमत इंसानियत की अलामत हो। चूँकि हकीकत यह है कि मीडिया में ख़वातीन की नुमाइंदगी सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच की सेहत का मसला है। जब मीडिया ख़वातीन को इज़्ज़त, समान, तवाज़ुन, संतुलन और हकीकत यानी सच्चाई के साथ पेश करेगा तो समाज भी ज़्यादा बावकार, गरिमा वाला, मुनसिफाना, न्यायपूर्ण और पुरअमन, शांतिपूर्ण बन सकेगा। और जब हम ख़वातीन के वक़ार की बात करते हैं तो एक और अहम पहलू सामने आता है, और वह है ख़वातीन के हुकूक़ के लिए हिस्टोरिकल यानी तारीख़ी जद्दोजहद। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ समाजों में औरत को अपने मूल अधिकार, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखते हैं कि ख़वातीन ने तालीम, शिक्षा या सामाजिक सम्मान और गरिमापूर्ण सतान के लिए लंबी जद्दोजहद की। मुख्तलिफ़ सुधार आंदोलन कहेंगे हम जिसको, उसके ज़रिए फिर समाज में जागरूकता पैदा हुई उसके ज़रिए से, और ख़वातीन के लिए नए अवसर खुलने लगे। लेकिन यहाँ एक अहम हकीकत को समझना भी ज़रूरी है, और वो ये है कि शिक्षा का अधिकार, विरासत का अधिकार, अपनी पसंद से विवाह का अधिकार, ये वो बुनियादी हुकूक है जिनका ऐलान इस्लाम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले कर दिया था। सूरह निसा में दिव्य कुरान ये बात हमारे सामने रखता है कि लिन निसाए नसीबन, यानी औरतों का भी हिस्सा है। यह ऐलान इस वक्त किया गया जब दुनिया के कई समाजों में औरत को खुद संपत्ति समझा जाता था। यानी वो ऐतिहासिक मोड़ है, ये वो ऐतिहासिक मोड़ है जहाँ से औरत की गरिमा और अधिकार का एक नया अध्याय शुरू होता है। जब हम ख़वातीन के हुकूक और वक़ार की बात कर रहे हैं तो इसका एक अहम पहलू माशी खुद मुख्तारी भी है। प्यारी बहनों, माशी खुद मुख्तारी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दर हकीकत औरत के वक़ार, उसकी गरिमा को अमली शक्ल देती है। दिव्य कुरान
में अल्लाह ताला फरमाता है लिल रिजाले नसीबुम मिम्मक्तसबु वलिन निसाए नसीबुम मिम्मक्तसबन, यानी मर्दों को उनकी कमाई का हिस्सा और औरतों को उनकी कमाई का हिस्सा। ये दरअसल आत्मनिर्भरता का ऐलान है, लेकिन यहाँ एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एम्पावरमेंट का मतलब फैमिली ब्रेकडाउन, परिवार का टूटना नहीं, बल्कि परिवार को मजबूत करना है। हकीकी एम्पावरमेंट वो है जो औरत को बाइख्तियार भी बनाए और साथ ही परिवार को भी मजबूत करे। इसीलिए इस्लाम हमें काम और परिवार का संतुलन की शिक्षा देता है। गरिमापूर्ण सहभागिता का मतलब यह है कि वैल्यूज़ बरकरार रहे, मूल्य बरकरार रहे, चरित्र महफूज रहे, परिवार मुस्तहकम रहे। जब औरत आर्थिक तौर पर मजबूत होती है तो सिर्फ एक फ़र्द नहीं बल्कि पूरा समाज मजबूत होता है। और जब हम समाज की बात करते हैं तो ये भी याद रखना चाहिए कि समाज सिर्फ औरत से नहीं बल्कि मर्द औरत दोनों से मिलकर बनता है। इस्लाम मर्द और औरत के दरमियान कंपटीशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन, सहयोग, कॉम्प्लीमेंटरिटी की तालीम देता है। देव कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, यानी उनके साथ भले तरीके से जीवन गुजारो। ये एक बहुत बड़ा नैतिक सिद्धांत, क्योंकि सम्मान, रिस्पेक्ट सिर्फ मुतालबा नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसलिए इस्लाम ने हमें रिश्तों को इस नज़र से देखना सिखाया कि बेटी बोझ नहीं, रहमत है, बीवी मुकाबिल नहीं, शरीकी हयात है, जीवन साथी है, माँ आम इंसान नहीं, जन्नत का रास्ता है। यही वो तवाज़ुन, संतुलन, बैलेंस है जो एक सभ्य और शांतिपूर्ण समाज की नींव बनाता है। लेकिन केवल नैतिक शिक्षाएं पर्याप्त नहीं होती, समाज में कानूनी सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता भी ज़रूरी है। आज दुनिया के कई देशों में महिलाओं के संरक्षण के लिए कई कानून, लॉज बनाए जाते हैं और मौजूद है, लेकिन सिर्फ कानून होना काफ़ी नहीं। असल ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस की। मिसाल के तौर पर डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस, एजुकेशन डिप्रीवेशन, ये मसाइल, ये समस्याएं सिर्फ कानून से ख़त्म नहीं होंगी। ये तब ख़त्म होंगी जब समाज की सोच बदलेंगी, माइंडसेट बदलेगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण की, और सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता की। प्रिय बहनों, वक़ार निस्वा कोई नारा स्लोगन नहीं है, ये सताई समाज की बुनियादी शर्त है। अगर हम औरत को इसका हक नहीं देंगे तो हम अगली नस्ल को असुरक्षा कह लीजिए, हम इसको तो असुरक्षा देंगे। अगर हम इसे तालीम नहीं देंगे तो हम माशरे को अज्ञान देंगे। अगर हम उसकी इज़्ज़त, सम्मान नहीं देंगे, उसको महफूज नहीं करेंगे, उसकी इज़्ज़त को, तो हम समाज को अव्यवस्था देंगे। लेकिन हम इंसाफ करेंगे तो हमें अमन, शांति मिलेंगी। अगर हम एहतराम करेंगे तो हमें एतमाद, विश्वास मिलेगा। अगर हम जिम्मेदारी अदा करेंगे तो हमें मजबूत ख़ानदान, मजबूत परिवार मिलेगा। और यही दरअसल गिव टू गेन, देने से पाओ का असल पैगाम है। आप दे सम्मान, आप पाए स्थिरता, आप दे न्याय, आप पाए शांति,
आप देश सुरक्षा, आप पाए विश्वास। अगर हम औरत को इसका हक देंगे तो हमें सुसंस्कृत पीढ़ी मिलेंगी। मेरी बहनों, आइए आज इस मौके पर हम सब मिलकर अहद करें, हम औरत को उसके पालनहार के दिए हुए मुकाम पर देखेंगे। हम उसके वक़ार को, उसकी गरिमा को किसी कल्चर या ट्रेंड की बीट नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि उसकी हिफाजत करेंगे। हम अपने घरों से इंसाफ का आगाज़ करेंगे। हम अपनी बेटियों को एतमाद देंगे। हम अपनी माँओं को इज़्ज़त देंगे। हम अपनी बहनों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और अपनी ज़िंदगी के हर रिश्ते में रिस्पेक्ट, सम्मान और जस्टिस, न्याय को अपना उसूल बनाएं। क्योंकि वक़ार निस्वा सिर्फ औरत का मसला नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें सही समझ, सही संतुलन और सही क्रिया करने की ताकत दे। आमीन व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ हमारा आज का ये वेबिनार समाप्त होता है। मैं हृदय की गहराइयों से तमाम वक्ता और श्रोता का धन्यवाद अदा करती हूँ। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस प्रोग्राम का एक मैसेज जो हम लेकर जा रहे हैं वो है, नारी का सम्मान जहाँ होता है, नारी का सम्मान जहाँ होता है, वही समाज महान होता है, वही समाज महान होता है। दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।